हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई जंक्शन पर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स और इसमें मेरा पहला चैप्टर होगा मोशन। ठीक है, मोशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। ये पहला लेक्चर है, सारी चीजें आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी। मैंने पहले ही बताया था, प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चैनल अभी नया है, इसे खूब आपको शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। मोशन होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोशन जानने से पहले मुझे मोशन को अकेले नहीं समझना होगा, रेस्ट और मोशन दोनों को एक साथ समझना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि कब किसी बॉडी को मैं बोलूंगा रेस्ट में है, कब किसी बॉडी को मैं बोलूंगा कि वो मोशन में है? मुझे पता है, बहुत लोगों को पता है कि किस बॉडी को मोशन में बोलना है, किसको रेस्ट में बोलना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को सच में मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। आइए आज समझेंगे कि कॉन्सेप्ट है क्या। असल में रेस्ट और मोशन रिलेटिव नेचर के होते हैं। मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है? रेस्ट और मोशन रिलेटिव नेचर के होते हैं। यहां मैं लिख सकता हूं, रेस्ट and motion are relative in nature। ये स्टेटमेंट तो है, पर इसको हमें समझना है। आखिर इसको कैसे समझेंगे? इंग्लिश में लिखा हुआ है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव इन नेचर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप किसी कार से जा रहे हैं, आपका फ्रेंड भी बगल में बैठा हुआ है और कार अगर रोड से जा रही है, रोड के किनारे कोई दूसरा व्यक्ति अगर खड़ा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अपने फ्रेंड के बगल में बैठे होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं रेस्ट में हूं। लेकिन वही बाहर खड़े आदमी के लिए आप क्या है? मोशन में है। आपकी पूरी गाड़ी क्या है? मोशन में है। आपका फ्रेंड क्या है? मोशन में है। साथ ही साथ अगर आप अंदर से देखेंगे तो बाहर का आदमी ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि आपके रेस्पेक्ट में बाहर वाला आदमी मोशन में है। जबकि ऐसे हम देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरी कार चल रही है, मैं मोशन में हूं, मेरा दोस्त मोशन में है। जबकि ऐसा नहीं होता है। मोशन पूरी तरीके से एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। ये किसी के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। हिंदी में बोले तो ये किसी के सापेक्ष ही बताया जा सकता है कि वेदर अ बॉडी इज इन मोशन और रेस्ट। इट मींस रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। दे आर डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू समबडी। और वो जो चीज होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम डेफिनेशन बनाते हैं इसका, उसको हम बोलते हैं वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है। किसी चीज के रेफरेंस में ही हम जा करके हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये ठीक कुछ वैसा ही है कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई लड़का है जो कि लंबा है, टॉल है, और कोई लड़की है जो कि छोटी है, शॉर्ट है, तो ये बिल्कुल भी बेकार बेतुका बातें होंगी। क्यों? क्योंकि टॉल एंड शॉर्ट बोथ आर रिलेटिव इन नेचर। वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। टॉल का मतलब क्या? लंबा। क्या लंबा का कोई किसी रेफरेंस से मैं लंबा काउंट कर सकता हूं, किसी रेफरेंस से ही मैं किसी को छोटा बताऊंगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं उससे लंबा, उससे छोटा। एब्सोल्यूट टॉल और एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी एब्सोल्यूट टॉल और एब्सोल्यूट शॉर्ट जैसी चीज भी नहीं होती है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? एक दूसरे से के रेस्पेक्ट में बातें की जाती है यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से मोशन और रेस्ट का भी वही कॉन्सेप्ट है। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन, नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन में नहीं मैं कह सकता हूं किसी को मैं एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं कह सकता हूं। मुझे बराबर बताना होगा कि किस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं बातें कर रहा हूं। जैसे कि कार के केस में क्या था? अगर रेफरेंस पॉइंट बाहर खड़ा हुआ आदमी था, तो उस बाहर खड़े आदमी के रेस्पेक्ट में हम दोनों, मतलब मैं और मेरा दोस्त कार में बैठे हुए थे और कार चल रही थी, तो मैं और मेरा दोस्त दोनों मोशन में हैं। लेकिन
दोस्त के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, मेरे रेस्पेक्ट में दोस्त मेरा रेस्ट में है। आप समझ गए कि नहीं? बाहर अगर कोई पेड़ है, पेड़ भी दिखता है कि पीछे की तरफ जा रहा है, तो इनफैक्ट हम कहेंगे कि वो ट्री भी मोशन में है मेरे रेस्पेक्ट में। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो रेस्ट और मोशन कुछ भी क्या हो सकता है, ये हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, किसी रेफरेंस पॉइंट के बात में बात करेंगे। हमें हमेशा बोलना होगा कि इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं कि ये बॉडी, अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है अपना, इसका मतलब कि वो मोशन में है। अगर किसी पॉइंट या किसी चीज के रेस्पेक्ट में अगर बॉडी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, इसका मतलब कि बॉडी रेस्ट में है। क्या आपको क्लियर है कि नहीं? अच्छे से समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यही इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, वही जो मैं आपको बताया। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव इन नेचर। ठीक है, यहां तक कि मैं ट्री को भी वहां बोल रहा हूं कि वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि ट्री मुझे लग तो रहा है ना कि वो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर मैं अंदर बैठे अपने आप को मानता हूं कि मैं रेफरेंस हूं एक तरह का, तो मेरे रेफरेंस में तो वो ट्री पीछे जा रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि ये बोला जाता है कि ट्री मोशन में है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि रेफरेंस अगर मैं हूं तो ट्री मोशन में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव इन नेचर बिल्कुल होता है। अच्छा, कहीं अगर मैं रेफरेंस पॉइंट का जिक्र ना करूं तो भी आप मान लीजिएगा कि यस देयर इज सम रेफरेंस पॉइंट जिसके की रिस्पेक्ट में हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ, तो उसे हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है, तो बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। ठीक है, अगर पोजीशन चेंज करती है तो मोशन में है, अगर पोजीशन नहीं चेंज करती है तो रेस्ट में। आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए, तो ये स्टेटमेंट तो मैं समझा दिया आपको। दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, देखते हैं कोई बॉडी पोजीशन चेंज करती है तो कैसे कैसे कर सकती है, क्या क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यहां समझेंगे हम। डिस्टेंस तो बचपन से जान रहे हैं हम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर सपोज कीजिए कि किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी यहां से स्टार्ट किया उसने, और वो ऐसे चलते 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 यहां कहीं पहुंच गया, यहां कहीं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम अगर ए था, इस पॉइंट का नाम अगर बी है, यहां पहुंच गई कोई बॉडी। किसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन देखिए चेंज होते 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 यहां चला आया। तो ये जो पाथ होगा उसका कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं डिस्टेंस को डिफाइन करना चाहता हूं। उस बॉडी का ये जो पाथ है, चाहे जैसा भी पाथ है, अगर इसका मैं टोटल लेंथ निकालूं, ये मैं आपको डिस्टेंस समझा रहा हूं। ठीक है, डिस्टेंस, तो ये सारा कुछ अगर मैं ऐड करूं ऐसे फीता लेकर के, कोई मेजरिंग टेप लेकर के, तो जितना भी मीटर, जितना भी किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस, जो भी मेजरमेंट आएगा, जो भी लेंथ आएगा, दैट इज आवर डिस्टेंस। इट मींस द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट बॉडी। सॉरी, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, जो भी लेंथ ऑफ पाथ है टोटल अगर मैं कर दूं तो वो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि द शॉर्टेस्ट पाथ, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट बॉडी। ठीक है, जैसे कि ये ए है और ये बी है, तो इस ए और बी के बीच में ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा यही होगा। एक सीधी लाइन खींच दें हम, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये जो मेरा ए बी डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ए से बी की तरफ इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन भी होगा। बात समझ में आ रही है नहीं?
यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो कि एक बॉडी कवर करती है उसका लेंथ होता है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा एक स्ट्रेट लाइन में होगा, हमेशा उसका एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। अंतर आप समझ जाइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में क्या है, वो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय दैट बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा होगा, लेकिन डिस्टेंस का हम डायरेक्शन नहीं कहेंगे। डिस्टेंस तो ये पूरा जोड़ दिया हमने, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ये नहीं हम कह पाएंगे डिस्टेंस में कि 5 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। लेकिन जब हम बोलेंगे कि अगर ये 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम बोलेंगे कि 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो बताएंगे भी इन दिस वेरी डायरेक्शन। आप समझ में आया कि नहीं आपको बात, ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया। डिस्टेंस क्या है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है। तो एक दो तरह की क्वांटिटीज इसी से डिराइव हो गई, आपको मैं समझाना यही चाहता था। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में आने वाला एक ऐसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, उसकी मात्रा होती है, मैग्नीट्यूड होती है, उसकी वैल्यू होती है। इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, किसके पास, स्केलर के पास। वहीं दूसरी तरफ वेक्टर एक क्वांटिटी होती है। आप खूब अच्छे समझ रहे होंगे कि डिस्टेंस मेरा किस में आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। फिर दूसरा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा होता है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज व्हाट इज आवर वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के पास देखिए क्या है, मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है या नहीं है, तो क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट को, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग क्या समझे कि डिस्टेंस क्या है मेरा, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, सब बुक में दिया हुआ है अच्छे से। अच्छा, एक बात और, साइंस को हम लोग किस चीज से पढ़ेंगे? साइंस को हम लोग बेसिक एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और आपको जो भी रेफरेंस बुक लेना है लीजिए। मुझे तो एनसीईआरटी ही अच्छा लगता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ भी एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज हम लोग देख लेंगे। वहीं डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। आपको समझ में आया या नहीं? वीडियो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल इसे शेयर करें, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के बाद हम साथ ही साथ समझ लिए स्केलर वेक्टर को खूब अच्छे से 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल बस आप इतना जानिए कि इसके पास क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है। सॉरी, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होता है। और भी डेफिनेशन है, ये एक छोटा सा हम डेफिनेशन बता रहे हैं 9th क्लास के लेवल, ताकि आपको बस समझ में आए। हम लोग अभी क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा कि मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट ही समझा कि कैसे वो रिलेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। कि कोई बॉडी जो आपको लग रही है कि मोशन में, जरूरी नहीं कि वो मोशन में हो। क्यों? क्योंकि मोशन को डिफाइन ही किया जाता है किसी रेफरेंस फ्रेम में, किसी रेफरेंस पॉइंट से, कोई ना कोई उसका रेफरेंस होगा, ठीक है। ये बात हम समझे। उसके बाद से जब कोई बॉडी अगर डिस्टेंस कुछ ट्रेवल करे, कोई पाथ को फॉलो करेगी, उसका पोजीशन जब चेंज होगा तो जो रास्ता बनेगा उस रास्ते के पूरे पूरे लेंथ को अगर हम काउंट करेंगे वो मेरा डिस्टेंस में आ जाएगा। अच्छा, जो रास्ता बना उसका शॉर्टेस्ट पाथ जब हम बनाएंगे तो वो पूरा पूरा मेरा डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और डिस्टेंस के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका मात्रा होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या पढ़ेंगे कि मोशन किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का कैसा कैसा हो सकता है। उसके पाथ पर डिपेंड करता है। उसका पाथ कभी हो सकता है स्ट्रेट पाथ हो, कभी हो सकता है उसका पाथ कर्व हो, ठीक है। तो
पाथ को देखते हुए मोशन कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन होगा। रेक्टिलिनियर मोशन कैसा होगा? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन सच दैट द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन है। तो हम सबसे पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ऐसे ही आगे चल के आप देखेंगे कि रोटेशनल मोशन भी होता है। अपने एक्सिस पे ही घूमना क्या कहलाता है? रोटेशनल मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन भी होता है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से कोई बॉडी है जो कि एक फिक्स मतलब डिस्टेंस, फिक्स मतलब दूरी को रखते हुए गोल गोल घूमती है। जैसे अगर आप धागे में आगे अगर एक कुछ पत्थर बांध दें और फिर उसको अगर घुमाते हैं तो वो जो पाथ कवर करता है वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। अगर कोई हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, एकदम स्ट्रेट है अगर वो, या ट्रेन की पटरी है अगर स्ट्रेट है, तो जो ट्रेन मूव कर रही है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है किसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि उस ट्रेन का मोशन जो क्या है वो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन है। चलिए मैं पहले हेडिंग डाल दूं। ये सब मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए ठीक, अब हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन कई तरह के हो सकते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन हो सकते हैं, सर्कुलर मोशन हो सकते हैं, रोटेशनल मोशन हो सकते हैं, बहुत तरह के मोशन हो सकते हैं। इन सब का मिक्स भी कर दो, वैसा भी मोशन होता है कि कुछ दूर तक स्ट्रेट हुआ, फिर कर्व हुआ, फिर रोटेट करने लगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा मोशन होता है। हम लोगों को क्या पढ़ना है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम देखेंगे बहुत ही सिंपल सा चीज है। इसमें क्या होगा? जो पाथ होगा ना वो एक सीधी रेखा होगी। अब मान लेते हैं ये वो है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मैं इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं। यहीं से अगर मेरा मोशन शुरू होता है, पहले नंबर पे हम गए ए पे, फिर हम गए बी पे, फिर हम ऐसे गए सी पे, ऐसे हमारा पाथ बदल रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। हम स्ट्रेट बनाने का कोशिश किए हैं, हो सकता है यहाँ कर्व जैसा दिख रहा हो, इसका मतलब ये मत मानिएगा कि वो कर्व है, वो स्ट्रेट ही है। मेरे पास स्केल नहीं है कि मैं अच्छे से बना पाऊं, ठीक है। अगर यहां से मैं ए पे गया, ये मेरा मान लेते हैं कि ये 5 मीटर्स का है, ठीक है। फिर ये क्या है? 7 मीटर्स का है। फिर यहां गए हम, ये फिर कितना हो गया? ये 6 मीटर्स का डिस्टेंस है सी पे, ठीक है। कोई बॉडी अगर इस तरीके से मूव कर रही है, ये कुछ भी हो सकता है, हम बस ऐसे ही बताने के लिए कि कोई बॉडी है जो यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई, इतना 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 मीटर है, ठीक है। स्ट्रेट, बस स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, हम बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ये। और अब आप थोड़ा सा ये बताइए, अगर ये ओ से सी तक इसका पोजीशन चेंज हुआ है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो हम जोड़ सकते हैं 5 + 7। अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर हम निकालें, डिस्टेंस निकालें तो ये 5 + 7 प्लस में 6 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 18 मीटर्स आ जाएगा। 5 7 12 हुआ, फिर 6 18 मीटर्स हुआ। यानी कि अगर कोई बॉडी यहां से यहां तक जाती है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18 मीटर, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये भी 18 मीटर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही तो है, शॉर्टेस्ट पाथ भी तो उतना ही होगा, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? स्ट्रेट पाथ होगा, बॉडी का पोजीशन चेंज होगा, जितना लेंथ कवर करेगी बॉडी उसको जोड़ देंगे, उसका डिस्टेंस आ जाएगा। और स्ट्रेट पाथ होने की वजह से वही लेंथ अगर हम जोड़ देंगे, वही डिस्प्लेसमेंट भी मेरा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज अगर मैं इसको थोड़ा सा बदलाव कर दूं, ये यहां तक तो गई बॉडी सी तक, ये सी से यहां से तो गई ये सी तक, फिर ये वापस भी आ गई और आके यहीं ओ पे आ गई, ओ पे वापस से ओ पे आ गई। अब जरा आप बताइए कि डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? क्या डिस्टेंस उतना ही रहेगा? डिस्टेंस बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा? तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, आप खुद बताइए कि डिस्टेंस कितना रहेगा। पहले यहां से यहां गया 5, फिर 7 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर वापस से 6, फिर वापस से 7, फिर 5, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार ही हो जाएंगी ना ये सारी चीजें। इतना तो होता ही था पहले एक राउंड अगर वो ट्रेवल कर रहा था तो। अब फिर से वापस से 6 + 7 + 5, यही है ना।
अब ये आप देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 12, 18 और फिर से ये भी 18, 18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये 36 मीटर हो गया, ये तो उसका दोगुना हो रहा है। ये मैं एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, कुछ एक ऐसी चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसलिए हमने ऐसा एग्जांपल लिया। डिस्टेंस क्या हो गया 36 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शुरू में कहा था बाद में कहा है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, एकदम छोटा से छोटा जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, वही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। आप देखिए जरा, यहीं से शुरू किया उसने, यहां गया फिर यहीं आ गया, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ कहीं दिख ही नहीं रहा है, एकदम जीरो है। लेंथ उसका क्या होगा जीरो, जहां शुरू किया वहीं खत्म हो गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, यानी कि इसका कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आप खुद बताइए, आप घर से निकले पूरा घूमे उमे और फिर शाम को घर पर आ गए, आप डिस्प्लेस कितना हुए, शिफ्ट कितना हुआ, पोजीशन में शिफ्ट कितना आया, कुछ नहीं आया भाई, जीरो हो गया। आप घर में रह गए। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आप समझ गए कि नहीं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को आप अच्छे से समझे, उससे रिलेटेड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं फिर बता देते हैं। मोशन और रेस्ट होता क्या है, उसका डेफिनेशन। मोशन और रेस्ट रिलेटिव कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, उनका हमेशा जब भी हम बात करेंगे किसी के रेस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से भी समझाया था कि कोई चीज जो आपको लग रही है मोशन में, जरूरी नहीं कि वो मोशन में हो। किसी के रेस्पेक्ट में कोई चीज मोशन में होती है, किसी और के रेस्पेक्ट में वही चीज रेस्ट में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि कार में बैठे हुए बगल वाले दोस्त के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, और बाहर खड़े किसी आदमी के रेस्पेक्ट में कार मेरी चल रही थी तो वो मुझे मोशन में मान रहा है। तो एक ही चीज, मैं ही कभी रेस्ट में लग रहा हूं कभी मोशन में। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये रिलेटिव नेचर का है, किसी के रेस्पेक्ट में ही बातें करनी है, तो कभी किसी के रेस्पेक्ट में कोई चीज रेस्ट में हो जाती है, कभी कोई चीज मोशन में हो जाती है। ये भी मैंने बताया, किसी को मैं बोलूंगा नहीं कि ये एब्सोल्यूट मोशन में है, ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन, ये बात भी बता दी हमने। फिर डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हमने देखा कि मोशन कितने तरह का हो सकता है। पाथ को अगर ध्यान में रखें तो मोशन कभी स्ट्रेट लाइन का होगा, कभी सर्कल में मोशन होगा, कभी रोटेशन होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी सब चीजों का मिक्स होगा एक। ठीक है, तो हमने पहला पढ़ा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। भी अगर कहीं लिखा रहे तो लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है सीधी रेखा। तो रेक्टिलिनियर मोशन अगर कहीं लिखा रहा है तो समझिए कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बातें हो रही हैं, जो पाथ क्या है वो मेरा स्ट्रेट है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? यही हम कुछ चीजों को पढ़े हैं, आपको अगर अच्छा लगा हो तो बताइए। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ और पढ़ें या वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा बहुत और पढ़ ले, रेट ऑफ मोशन को पढ़ लें, स्पीड वेलोसिटी को कुछ पढ़ें, बताइए। चलिए स्पीड देख लेते हैं, स्पीड क्या होता है। हो गया ना इतना? ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अच्छा एक चीज, स्पीड से पहले मुझे ये पढ़ाना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए एक चीज छूट रहा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बाद से हमें क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो वो हेडिंग डाल देंगे, स्पीड और वेलोसिटी बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान, एक जैसा, अलाइक। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मोशन क्या होता है, जो एक जैसा नहीं है, सीधी सी बात। तो कब किसी मोशन को कहेंगे कि ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन है, अच्छा वाला मोशन, कब कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? बहुत आसान है। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, कुछ भी होगा तो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही होगा, बता चुका हूं मैं। कोई बॉडी अपना अगर पोजीशन चेंज कर रही है
और वो कुछ ऐसा चेंज कर रही है। अच्छा, कभी बॉडी पोजीशन चेंज करेगी तो साथ साथ में समय तो बीत ही रहा होगा। तो अगर वो बॉडी जो कि अपना पोजीशन चेंज कर रही है वो कुछ ऐसा चेंज कर रही है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ध्यान से सुनिएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर, तो हम कहेंगे कि बड़ा अच्छा मोशन है। मतलब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रही है। अच्छा है, जैसे कि कहने का मतलब अगर एक सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो अगले सेकंड में भी 5 ही मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसके अगले सेकंड में भी 5 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो बॉडी को क्या कहा जाता है, बड़ा अच्छा है, नहीं, बड़ी ही डिसिप्लिन में चल रही है बॉडी, नहीं, वो यूनिफॉर्मिटी है उसके मोशन में। ठीक है, मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। इट मीन्स इफ अ बॉडी changes its position such that it covers equal distances in equal interval of time, then the motion of that body is what? The motion of that body is uniform in nature. वो यूनिफॉर्म नेचर की का मोशन है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? मतलब यूनिफॉर्म में क्या होगा, यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं शॉर्टकट कुछ लिखता हूं आप समझे, बोल भी तो रहा हूं मैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कवर होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इक्वल टाइम स्लॉट्स में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो बोलेंगे मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। इसी का ठीक ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस। अब इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा, अनइक्वल हो जाएगा। मतलब अगर पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले सेकंड में 4 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई इसका तरीका ही नहीं है चलने का। फिर अगले सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, तो हम कहेंगे अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम का इंटरवल अगर इक्वल रखें तो डिस्टेंस जो है अनइक्वल रह रहा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, बोर्ड चमक रहा हो या कुछ भी है, ब्राइटनेस इशू, फोकस का इशू, आप जरूर कमेंट में बता दें। वीडियो को पूरी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, एडिट वगैरह करते हैं, कोई समस्या हो आप जरूर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या हुआ डेफिनेशन, इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए भैया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस अगर कवर हो गया तो बॉडी को अगले सेकंड में भी 5 ही मीटर डिस्टेंस कवर करना होगा, उसके अगले में भी 5 मीटर, एंड सो ऑन। नॉन यूनिफॉर्म अगर कोई मोशन है तो उसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होते हैं, मनमौजी तरीके से चलती है गाड़ी। पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में 6 मीटर, उसके अगले सेकंड में 7 मीटर, फिर एक ही बार 2 मीटर अगले सेकंड में। तो क्या है, इसका कोई तरीका ही नहीं है चलने का, समझ ही नहीं आ रहा है चलना कैसे है उसे, वो नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है, तो वो मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फिर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, साथ ही हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पढ़े हैं, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन को भी पढ़े हैं, एग्जांपल से समझे भी हैं कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कैसे कभी डिस्टेंस तो बढ़ता चला गया था लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वो सब भी एग्जांपल से समझे हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्ड किए हैं हम लोग। धीरे धीरे हम अपने दिमाग को डेवलप करते चले जाएंगे, फिजिक्स में खूब अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। अच्छा, उसके बाद से हम फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े, आगे हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे, ऐसे ही फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, बहुत नई चीजें आएंगी, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चीज की गारंटी यहां मैं दे सकता हूं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है बिल्कुल बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें, सजेस्ट भी करें, कोई एडवाइस है वो भी दें। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपका सुना जाएगा। ठीक है, आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में इसे शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।